Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरे 12 टेंस में सबसे डिफिकल्ट टेंस और सबसे टफ टेंस पड़ता है और 70% ग्रामर इसी टेंस से पूछी जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और एक टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोनों टेंस थोड़े डिफिकल्ट टेंस है और सबसे ज्यादा ग्रामर इसी के आने वाली है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो डू डायरेक्टेड हो, चाहे किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हो। सभी प्रकार की ग्रामर ये दो टेंस से पूछी जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसको मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से बना दिया है, तो पूरी तैयारी के साथ समझना है और पूरा ये मन बना के बैठना है कि सर जो आज पढ़ाने वाले हैं उसको मैं पूरा कंप्लीट करके ही जाऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित वर्तमान काल। हर एक टेंस की अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है और अपनी एक मेन वर्ब होती है। ये तीनों चीजें हमें कंप्लीट करना है। इस टेंस की पहचान ये है कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, ताहू, तेहे आदि शब्द आते हैं। तो समझ लीजिए कि वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब दो है, डू और डज। डू का प्रयोग आई के साथ करना है और बहुवचन के साथ करना है। बहुवचन का मतलब प्लूरल नंबर होता है, जैसे कि दे का मतलब वे, यू मतलब तुम, वी मतलब हम। ये तीनों प्रोनाउन प्लूरल नंबर है। और ये जो आई का मतलब मैं, ये सिंगुलर नंबर है, मतलब एक वचन है। लेकिन ये आई के साथ प्लूरल नंबर वाली हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, इसलिए इस आई को मैंने प्लूरल नंबर के साथ लिखा हुआ है। तो आई के लिए दे, यू और वी, इनके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल करना है। दूसरी हेल्पिंग वर्ब है डज। ये एक वचन के लिए यूज होती है। एक वचन का मतलब होता है सिंगुलर नंबर। ही, सी, इट, नेम। ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह या वह, और नेम मतलब किसी एक व्यक्ति का नाम। उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल करना है। अगर दो नाम आ जाए, किसी दो व्यक्ति के नाम आ जाए जैसे राम एंड श्याम, तो समझ लेना कि वो प्लूरल नंबर हो जाएगा। फिर उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब डू और डज फिल इन द ब्लैंक्स में भरने के लिए भी आती है। तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ डू का इस्तेमाल होता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ डज का इस्तेमाल होता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट तभी हो पाएगा जब हमें टेंस याद होगा। डू डायरेक्टेड हमारा तभी कंप्लीट हो पाएगा जब हमें टेंस याद होगा। यहाँ पर दो लाइन एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर लिखी है, अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर अदर सेंटेंस में यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये आपको किसी दूसरे टेंस में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर अदर सेंटेंस में यूज करना है, मतलब ये जो दो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, इन दोनों का इस्तेमाल केवल अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर, मतलब इसमें इसका उपयोग नहीं करना है। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब डू और डज अफर्मेटिव में यूज नहीं करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर अदर सेंटेंस में यूज करना है। अदर का मतलब नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, उनमें इन दोनों का इस्तेमाल करना है, डू और डज। गलती से भी ये डू और डज इसमें नहीं लगाना है। अब हम आते हैं मेन वर्ब की तरफ। मेन वर्ब का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो हम काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, हम ढेर सारे काम करते हैं, उठना, बैठना, रोना, धोना, हंसना, नाचना, गाना, बोलना, जितने भी हम काम करते हैं वो वर्ब होती है, मेन वर्ब बोलते हैं। और मेन वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो इस टेंस में हमें क्या करना है, ही, सी, इट, नेम के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ना है। कहने का मतलब है कि इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ना है। एस या फिर ईएस। कब एस जोड़ना है, कब ईएस जोड़ना है, वो हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान रखें, सब्जेक्ट यहां पर ये होना चाहिए, ही, सी, इट, नेम। इन चारों के साथ मेन वर्ब का जब इस्तेमाल होगा, कोई सी भी मेन वर्ब जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उस मेन वर्ब में हमें यह ध्यान रखना है कि एस या ईएस जोड़े। इन चारों के साथ ही जोड़ना। इनके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है तो उनके साथ गलती से भी एस या ईएस नहीं जोड़ना है। तो ये एस या ईएस का ध्यान रखें।
किसके साथ जोड़ना है? ही, सी, इट, नेम। और कहां जोड़ना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब आपको कहां मिलेगी? हम जब सेंटेंस आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो इनके साथ ए से ये जोड़ना है। फिर आगे मैंने लिखा है सेंटेंस, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ये ए से ये जोड़ना तो है, लेकिन इस अफर्मेटिव सेंटेंस में जोड़ना है ए से एस। इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ए से एस जोड़ने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट ये निकल रहा है कि ये वाली जो चीजें हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे, और ये वाली जो चीज है ये हम अफर्मेटिव में यूज करेंगे। मतलब एस या एस का इस्तेमाल, एस या एस का इस्तेमाल हमें अफर्मेटिव में करना है, और डू और डज का इस्तेमाल हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना है। बस ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, समझ लीजिए आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। अब जब हम सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे से वाक्य समझ में आने लगेगा। देख लेते हैं, एक ही सेंटेंस को मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों तरीके से आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा वाक्य लेता हूं, एक छोटा सा वाक्य है, वह जाता है, वह जाता है। और नेगेटिव में देख लेते हैं, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। और इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं, क्या वह जाता है। एक ही सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ता है लिखा हुआ है। पहचान करनी सबसे पहले सेंटेंस किस टेंस का है। 12 टेंस है, 12 टेंस की अपनी अलग अलग पहचान होती है। बिना पहचान किए हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें सेंटेंस को पहचानना है कि वो कौन से टेंस का है। बनाने का तरीका, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। सबसे आगे वाला जो शब्द होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत हमें सब्जेक्ट से करनी है। सब्जेक्ट के रूप में आपको दे, यू, वी, ही, सी, इट, नेम कुछ भी मिल सकता है। इसके बाद में अंतिम शब्द की इंग्लिश बनाएंगे, मतलब आपको पीछे से बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अंतिम वर्ड यहां पर है लिखा हुआ है। ये है क्या है? ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। और हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की डू और डज लिखी हुई है। तो यहां पर हमें इस है की अंग्रेजी बनाने के लिए डू और डज का इस्तेमाल करना है। आपके दिमाग से ये निकाल देना कि इज मतलब है होता है। ये टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि है की इंग्लिश इज बनेगी। तो डू और डज का मतलब भी है होता है, इज का मतलब भी है होता है, आर का मतलब भी है होता है, हैज का मतलब भी है, हैव का मतलब भी है, हैज बीन का मतलब भी है, और हैव बीन का मतलब भी है। ये तो टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि टेंस कौन सा है। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए है कि इंग्लिश यहाँ पर डू या फिर डज बनाना है। इसके बाद आता है यहाँ पर मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के आगे मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन सी? जो आप काम करते हो। यहां पर कौन सा काम किया जा रहा है? जाने का काम किया जा रहा है। छोटे से छोटा काम, आप सो रहे हो, मान लो आपको सर मैं तो सो रहा हूं, मैं तो कुछ काम नहीं कर रहा, तो वो सोना, स्लीप मतलब सोना, वो भी एक मेन वर्ब है, वो भी आपका काम है। आप सांस ले रहे हो, ब्रेथ इन, सांस लेना, तो ये भी आपकी मेन वर्ब है, आप एक काम कर रहे हो। आप बैठे हो, सीट यानी बैठना, ये आपका काम है। आप देख रहे हो, लुक मीन्स देखना। तो ये छोटे से छोटा काम मेन वर्ब कहलाती है। और मेन वर्ब की इस टेंस में हमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल फर्स्ट फॉर्म। अब मेन वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट आ सकता है। ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे कि वह जाता है, या फिर ये वाक्य अगर ऐसा होता है कि वह घर जाता है, तो ये जो घर होता है ना, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो फिर 4 नंबर पे इस होम की इंग्लिश बनाते हैं हम। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ सकता है, नहीं भी आ सकता। छोटा सेंटेंस होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको, बड़ा सेंटेंस होगा तो उसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो अभी मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिया है, वह जाता है। तो यहां पर हमें शब्दों की पहचान याद होना चाहिए। पहले शब्द को सब्जेक्ट बोलते हैं, अंतिम शब्द को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के आगे मेन वर्ब आती है, ये ध्यान रखें। हेल्पिंग वर्ब के बाद
मतलब उसके आगे मेन वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब इधर होती है, उसके आगे मेन वर्ब और उसके आगे ऑब्जेक्ट होता है हिंदी के सेंटेंस में। ठीक है, अब यहां पर हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहां पर मैंने नंबरिंग कर दी है, ऊपर नंबरिंग डाल दी है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश बनाएंगे। वह जाता है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, ध्यान रखें आप। मैंने यहां पर पहले ही बता दिया है कि ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली जो चीजें हैं, ये अफर्मेटिव में यूज नहीं करना है। ये वाली चीजें हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज करना है। ये वाली जो चीज है ये हमें अफर्मेटिव में यूज करना है। अभी हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो ये वाली चीजें यूज करेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये वाली चीजें यूज कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वह जाता है, सब्जेक्ट है ही। अब यहां पर आ रहा है हेल्पिंग वर्ब का नंबर, है ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश नहीं बनाना है, भले दी वो यहाँ पर हिंदी में भले हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश नहीं बनेगी, क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। यहाँ पर लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर अदर सेंटेंस में यूज करना है। मतलब ये है कि अंग्रेजी डू या डज बनने वाली थी, लेकिन हम डू और डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि नियम में यहाँ पर लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर अदर सेंटेंस में यूज करना है इन दोनों को, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। है लिखा हुआ है, लेकिन डू और डज का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, जाता। ये जाता मतलब क्या है? गो। गो मीन्स जाना, गो मीन्स जाना। तो ये यहां पर हम लिखेंगे गो, ही गो। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये वाली चीजें इस्तेमाल करनी है अफर्मेटिव सेंटेंस में, ये वाली चीजें इस्तेमाल करनी है। ही सी इट नेम के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ना है। एस या ईएस जोड़ना है केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये एस या ईएस केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में जोड़ना है, इसी सेंटेंस में एस जोड़ना है। तो क्या जोड़ दें इसमें? मेन वर्ब में एस या ईएस, तो इसमें हम एस या ईएस जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, गो मीन्स जाना, ये है गो मीन्स जाना। इस गो में हमें क्या लगाना है? एस या ईएस। ठीक है, तो ध्यान रखें, अगर अंतिम लेटर वोवेल हो, वोवेल जानते हो, वोवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवेल होते हैं। तो अंतिम लेटर अगर वोवेल दिया हो तो वोवेल के लिए ईएस का इस्तेमाल करेंगे, वोवेल के लिए ईएस का इस्तेमाल करेंगे। और वोवेल ना दिया होगा तो, अगर ये वोवेल ना दिया हो तो फिर क्या लगाएंगे हम? एस। ये इसका रूल से है। ही गो, तो इस गो में हम लगा देंगे ईएस, क्योंकि हम वोवेल दिया। ही गोज, वह जाता है, बन गया हमारा सेंटेंस, ही गोज। लेकिन ध्यान दीजिए, ये एस या एस, बार बार बता रहा हूं, एस या एस इनके साथ ही यूज करना है। अगर मान लो यहां पर वह के स्थान पर कोई दूसरा सब्जेक्ट होता, कोई दूसरा सब्जेक्ट होता, जैसे कि मैं जाता हूं, ये सेंटेंस ऐसा होता मैं जाता हूं, तो देखते हैं इसमें क्या होता। आई मतलब मैं, हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश यहां पर बनती नहीं है, और यहां पर गो का मतलब होता है जाना, आई गो। इस गो में एस एस नहीं लगाते थे, क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इन चारों के साथ ही लगाना है। ही, सी, इट, नेम के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस जोड़ना है केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ये सेंटेंस कैसा होता? आई गो, मैं जाता हूं, वह जाता है ही गो, मैं जाता हूं आई गो। अब यहां पर देखिए वह नहीं जाता, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस यहां पर देख लेते हैं। ही का मतलब होता है वह। यहां पर अब सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, फिर आता है नंबर हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है। डू और डज का इस्तेमाल करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर अदर सेंटेंस में यूज करना है। मतलब अफर्मेटिव में तो हमने एस या ईएस का प्रयोग किया है, डू डज का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इन दोनों में डू डज लगाएंगे। और डू डज लगाना है तो है की इंग्लिश बनाने के लिए या तो डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। सब्जेक्ट को देख लेंगे, सब्जेक्ट एक वचन है, मतलब एक वचन, ये चार एक वचन होते हैं। ही, शी, इट, नेम, इनके साथ डज लगाना है। यहां पर ही लिखा हुआ है, हम डज लगा देंगे, ही डज। और डज के बाद नोट लगाना है। हमने आपको पहले ही बताया है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है, चाहे वो कोई सभी टेंस हो। सभी टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट यूज करना है।
इसलिए हमने डज के बाद नॉट लगाया है, ही डज नॉट। अब यहां पर आ रहा है जाता, तो गो का मतलब होता है जाना, गो का मतलब होता है जाना। इस गो में गलती से भी एस या एस मत लगा देना, क्योंकि ये एस या एस तो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लगता है, नेगेटिव सेंटेंस में एस या एस नहीं लगता है। इसलिए यह सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। सिंपल। देखिए, ही गोज, वह जाता है, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। क्या वह जाता है? इस सेंटेंस को देख लेते हैं। सेंटेंस के प्रारंभ में क्या लिखा है, तो वाट नहीं लगाना है। यही क्या वाक्य के बीच में आता है तो वाट लगाना है। ये तो क्लियर हो गया कि वाट कब लगता है और कब नहीं लगता है, तो इसको तो छोड़ देंगे हम। शुरुआत यहीं से करने वाले हैं सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट यही का मतलब वह। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश बनाएंगे डू या डज, तो हम डज लगाएंगे ही के साथ, लेकिन इधर नहीं लगाना है। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के आगे यूज होती है, इसलिए हम ये सब्जेक्ट के आगे डज यूज करेंगे। सब्जेक्ट के आगे, जब हम सब्जेक्ट के आगे डज यूज करेंगे तो ये क्या की अंग्रेजी यहां पर बन जाएगी, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और गो का मतलब होता है जाना। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, डज ही गो। कितना सिंपल है। ही गोज, वह जाता है, वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो, क्या वह जाता, डज ही गो। तो यहां पर देखिए क्या अंतर है तीनों सेंटेंस में। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसमें एस या एस का ध्यान रखना है। ये दोनों सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ सेंटेंस नेगेटिव था और ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव था। हेल्पिंग वर्ब का सही इस्तेमाल करें, सब्जेक्ट को देखकर ही हेल्पिंग वर्ब लगाए, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब उसके साथ लगनी है। नेगेटिव में नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लगाना है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। अब ये दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। मैं जाता हूं, इसको मैंने बता दिया है कि आई का मतलब मैं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस होने के कारण हमने हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं लगाई है, और गो का मतलब जाना हो गया। देखो इन दोनों में भी ये दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन ऊपर वाले में एस लगा है, नीचे वाले में नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि ये ही के साथ ही, क्योंकि यहाँ पर ही सी इट नेम इन चारों के साथ ही एस लगता है, इसलिए हमने यहाँ पर ये ही के साथ एस लगाया, लेकिन ये आई लिखा हुआ था इसलिए इसमें एस नहीं लगाया। अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ एस लगाना तो है, लेकिन आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट का अच्छे से ध्यान रखे, ही सी इट नेम, ये 4 सब्जेक्ट है, इन्हीं के साथ एस लगाए, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो। दूसरा सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ एस नहीं लगाना है। तो ये एस का ध्यान रखे, क्योंकि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मेन वर्ब भरने के लिए आएगी एक एस वाली वर्ब, एक बिना एस वाली वर्ब। तब ऐसी कंडीशन में हमें सब्जेक्ट को ही देखना पड़ेगा ना कि कौन से सब्जेक्ट के साथ एस लगता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ एस या एस नहीं लगता है। कौन सा सब्जेक्ट है, ही सी इट नेम, अगर सब्जेक्ट दिखे तो एस या एस वाली मेन वर्ब भर दीजिए, और अगर मान लो सब्जेक्ट कोई दूसरा दिखे, आई दिखे, यू दिखे, वी दिखे, दे दिखे, तो बिना एस या एस वाली मेन वर्ब भर दीजिए। ठीक है। अब देखिए इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव बना देता हूं। मैं जाता हूं, आई गो, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं। आई का मतलब मैं, ये हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल यहां पर करना है क्योंकि यहां सेंटेंस नेगेटिव है, और आई के साथ डू का इस्तेमाल करना है। आई के साथ डू लगा देंगे तो यहां पर लिखेंगे आई डू नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये हो गया यहां पर गो, आई डू नॉट गो। इसके बाद में इसी सेंटेंस को देख लेते हैं। क्या मैं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, यहां पर आई मतलब मैं, व्हाट नहीं लगाना है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के आगे, तो आई के साथ डू लगाते हैं, तो ये हमने डू आगे लगाया और ये हो गया गो, और एक क्वेश्चन मार्क, डू आई गो, क्या मैं जाता हूं। तो यहां पर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस आई गो, मैं जाता हूं। नेगेटिव सेंटेंस मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। नेक्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस शिक्षक हमें नहीं पढ़ाते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। एक ही सेंटेंस को मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तरीके से बनाया है,
बनाने का वही तरीका है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहली गलती सब्जेक्ट के पास ही होती है, इसलिए हमें हर एक शब्द को सोच समझकर उसकी इंग्लिश बनानी है। यहां पर लिखा है शिक्षक, द टीचर, द टीचर। अब यहां पर देखिए, जो टीचर है उसको समझना है कि वो सिंगुलर नंबर में लिखे उसको कि प्लूरल नंबर में लिखे। यहां पर भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंगुलर में लिखे मतलब एक वचन में लिखे कि बहुवचन में लिखे। एक शिक्षक की बात हो रही है सेंटेंस में कि अनेक शिक्षक की बात हो रही है ना। द टीचर लिखे या द टीचर्स लिखे, शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। तो यहां पर एक टीचर होगा उसको भी हम ऐसा ही बोलते हैं कि शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। अनेक टीचर होंगे तो भी उनको हम ऐसा ही बोलते हैं, शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट का ये पता नहीं चल रहा है कि इसको सिंगुलर नंबर में लिखें या प्लूरल नंबर में लिखें। अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं शिक्षक हमें पढ़ाता है, तो ये क्या है, एक अपशब्द बन रहा है ना। मान सम्मान वाली बात नहीं हो रही इसमें, है ना। तो ऐसा तो हम लिखेंगे नहीं, ऐसा हम बोलेंगे नहीं। शिक्षक हमें पढ़ाते, एक शिक्षक होगा तो भी हम ऐसे ही बोलेंगे, शिक्षक हमें पढ़ाते अनेक होंगे तो भी ऐसे ही बोलेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको चाहे तो द टीचर लिख सकते हैं, चाहे तो हम द टीचर्स भी लिख सकते हैं। अगर हम टीचर लिखेंगे तो सिंगुलर नंबर हो जाएगा, अगर हम इसको टीचर्स लिख दें तो प्लूरल नंबर हो जाएगा। सिंगुलर नंबर के लिए अलग हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल नंबर के लिए अलग हेल्पिंग वर्ब है। मतलब एक वचन के लिए डज हेल्पिंग वर्ब है, बहुवचन के लिए डू हेल्पिंग वर्ब है। बेटा बिल्कुल साइलेंट, यहां पर मजे लेने के लिए आए हो क्या? जब पढ़ा रहे हैं तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये अच्छे को का पसीना निकाल देता है, ध्यान रखना। अभी इसको रिवीजन नहीं करोगे ना तो ये समझ लीजिए आपके दिमाग से फिर बाहर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने सरल टेंस को पढ़ाया है, इसके बाद में कठिन टेंस को पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चाहता तो मैं इसको सबसे पहले पढ़ा देता, आधे तो वैसे हथियार डाल देते, पहले टेंस पढ़ाता तो मैं, वो टेंस ना पढ़ाते हुए ये टेंस पढ़ा देता तो आधे बच्चे वैसे हथियार टांग देते। सर हमारे बस की बात नहीं, इसीलिए मैंने पहले सरल टेंस को पढ़ाया, इसके बाद में कठिन टेंस पढ़ा रहा हूं। समझ लीजिए इसको, सबसे ज्यादा ग्रामर इसी टेंस में पूछी जाएगी। द टीचर्स, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया द टीचर्स, तो अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पर करना नहीं है क्योंकि यह सेंटेंस अफर्मेटिव है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश नहीं होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर अदर सेंटेंस में यूज करना है इनको, इसलिए यहाँ पर डू डज नहीं लगाएंगे। यहाँ पर आ रही है मेन वर्ब पढ़ाते, तो यहाँ पर स्टूडेंट फिर एक गलती कर देते हैं, रीड लगा देते हैं। रीड मतलब पढ़ना होता है, जबकि यहाँ पर टीचर का काम टीच करना होता है, पढ़ाना होता है, इसलिए हम टीच लगाएंगे यहाँ पर, टीच, द टीचर टीच। अब ये जब हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश इसमें नहीं बनी है तो ये मेन वर्ब है। इस मेन वर्ब में हमें देखना है कि इसमें एस लगाना है या नहीं लगाना है। यहाँ पर एस लगाना है या नहीं लगाना, ये वाली चीजें हमें यूज करना है। तो ही सी इट नेम के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ना है। तो यहाँ पर ना तो सब्जेक्ट ही है, ना यहाँ पर सब्जेक्ट सी है, ना ही यहाँ पर सब्जेक्ट इट है। टीचर समझ लो नेम है ना। तो इसमें लेकिन नेम कैसा है, यहाँ पर नेम से है, तो बहुवचन के रूप में है। ये अगर एक वचन होता था टीचर तो इस मेन वर्ब में क्या लग जाता, एस या ईएस, लेकिन यहाँ तो टीचर से लिखा, बहुवचन के रूप में लिखा है। बहुवचन के रूप में लिखा है तो इसमें टीच में एस नहीं लगाना है। या आगे चलिए, अज मतलब हमें, द टीचर्स टीच अस, शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। अब इसी सेंटेंस को समझ लीजिए, शिक्षक हमें नहीं पढ़ाते हैं, द टीचर्स, द टीचर्स। अब यहां पर सब्जेक्ट की इंग्लिश बना दी, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ रही है। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है क्योंकि यह सेंटेंस नेगेटिव है। हेल्पिंग वर्ब हमें डू या डज लगानी है, दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर टीचर्स में एस लगा हुआ बहुवचन है ये, देखिए एस या एस।
सिंगुलर से प्लूरल नंबर में बनाने के लिए एस जोड़ते हैं, एक वचन से बहुवचन नंबर हमने पढ़े पहले 8th क्लास में। सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में बनाने के लिए एस लगाते हैं। वो सिंगुलर नंबर में से प्लूरल नंबर बनाने के लिए एस अलग है और ये मेन वर्ब में एस जोड़ने वाला अलग है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एस या एस एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए भी जोड़ते हैं, वो नाउन में जोड़ते हैं, और यहां पर मेन वर्ब में एस जोड़ते हैं, ये अलग एस। तो आप ये मत समझना कि सर ये टीचर में आपने एस लगा दिया है, ये टीचर को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस लगा हुआ है, और ये मेन वर्ब तो ये यहां पर है, इसमें एस ना लगाया हमने। द टीचर्स, ये शिक्षक लिखा है, द टीचर्स। ये हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, बहुवचन है यहाँ पर, बहुवचन के रूप में लिखा है टीचर्स, बहुवचन के लिए लिखा है तो ये डू लगा देंगे, डू नॉट, डू नॉट। फिर ये आ गई मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या लिखेंगे हम? टीच। क्या लिखेंगे? टीच। फिर आगे बढ़िए, नहीं लगा दिया हमने नोट, देखो बिल्कुल लगाया है। फिर आगे बढ़िए 4 नंबर पे क्या आ गया? हमें, अस। द टीचर्स डू नॉट टीच अस। ठीक है, अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये मैं टीच अस नीचे लिख देता हूं यहां पर, टीच अस। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देख लीजिए। क्या शिक्षक हमें पढ़ाते हैं? क्या इंग्लिश यहां पर नहीं बनाएंगे? द टीचर्स, द टीचर्स, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया। अब आता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इधर ना लिखते हुए कहां लिखना है? इधर। सेंटेंस खुद कह रहा है, आगे क्या लिखा है, तो क्या कि अंग्रेजी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे, क्या कि इंग्लिश बन जाएगी, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, है ना। वाक्य से खुद पता चल रहा है कि हेल्पिंग वर्ब को इधर रखना है कि इधर रखना है, क्या लिखा हुआ है इसलिए आगे रखना है। कौन सी रखेंगे? वही डू। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखे, इस बात का भी आप ध्यान रखें, डू। पढ़ाना, ये हो गया टीच। हमें, ये हो गया अस, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। द टीचर्स टीच अस, द टीचर्स डू नॉट टीच अस, डू द टीचर्स टीच अस। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज यहाँ पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिक्स चलेंगे, और एक जैसे सेंटेंस नहीं मिलेंगे। हमें केवल सेंटेंस को पहचानना है कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले देख लेते हैं, वर्षा होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। वर्षा होती है, एग्जाम में सबसे ज्यादा सेंटेंस पूछा जाता है वर्षा वाला। वर्षा होती है, वर्षा हो रही है, वर्षा हो चुकी है, इस टाइप के वाक्य। अब यहां पर देख लीजिए, सबसे शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। अब सब्जेक्ट के रूप में यहां पर वर्षा होना, वर्षा कराने का काम कौन करता है? ईश्वर। वर्षा कराते हैं। नाम है क्या उनका किसी का? इंद्रदेव का नाम है क्या? नहीं है ना। तो यहां पर सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, काम करने वाला नहीं दिया है। वर्षा हो रही है, हो रही है, कौन कर रहा है? करने वाला है ही नहीं। सब्जेक्ट नहीं है तो ध्यान रखिए, जब सब्जेक्ट नहीं है तो हम सब्जेक्ट के रूप में इट लिखेंगे। इसमें इट, शुरुआत इट से करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई सब्जेक्ट तो देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां का इधर से सेंटेंस को बनाना शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश बनाएंगे नहीं। अब ये वर्षा होती है, पूरा का पूरा एक ही वर्ड है। वर्ड तो वैसे यहां पर दो है, वर्षा और होती, लेकिन मीनिंग एक ही है, वर्षा होती। अब मेन वर्ब का चार्ट उठा के देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा रेन मीन्स वर्षा होना। वर्षा भी लिखा हुआ मिलेगा और होना भी लिखा हुआ मिलेगा। वर्षा होना, रेन, रेन मीन्स वर्षा होना। इसका मतलब ये वर्ड भले अलग अलग हैं लेकिन मीनिंग एक ही है, इसलिए हम लिखेंगे रेन, RAIN। रेन मीन्स होता है वर्षा होना, इट रेन। ध्यान दीजिए, ये मेन वर्ब है। क्या है ये? मेन वर्ब। और मेन वर्ब में क्या जोड़ते हैं? एस या ES। किसके साथ जोड़ते हैं? EC, इट, नेम। ये इट आ रहा है यहाँ पर,
मेन वर्ब में जोड़ देंगे एस, इट रेन्स, वर्षा होती है। ठीक है, वह नहीं लिखती है। सब्जेक्ट यहां पर सी, सी का मतलब वह। सेंटेंस नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश बनेगी। ऊपर सेंटेंस अफर्मेटिव था, नीचे सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट वाला वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश बनेगी। सी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? डज। एक वचन के साथ कौन सी लगती है? डज। तो डज के बाद नॉट लगाएंगे, डज नॉट, डज नॉट। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई यहां पर। ये मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आगे मेन वर्ब आती है। राइट मींस लिखना, गलती से भी ऐसे मत लगा देना, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं अपन। कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं? नेगेटिव। नॉट की अंग्रेजी हमने यहां पर बना दी, शी डज नॉट राइट। अगला सेंटेंस देखें, क्या आप पढ़ते हो? सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, यहां पर व्हाट नहीं लगाना है। यू का मतलब हो गया आप, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ड पर निशान लगाते जाइए, आपका सेंटेंस कभी गलत हो ही नहीं सकता। कौन सा वर्ड छूट रहा हमें पता चल जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब, यू मतलब आप बहुवचन है, तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल करेंगे? यू के लिए डू। कहां लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब? क्या आगे लिखा है तो आगे लगाएंगे, ये डू। ये हेल्पिंग वर्ब, रीड मतलब पढ़ना, गलती से भी इसमें एस मत लगा देना, क्योंकि हम ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पढ़ रहे हैं। कौन सा? केवल अफर्मेटिव, जिसमें हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी नहीं बनती है, उसी में एस का ध्यान रखना है, और सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना कि किसके साथ एस लगाना है। डू यू रीड, ये क्वेश्चन मार्क है। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम क्या करते हो? देखिए सेंटेंस को, अब बीच में क्या आ रहा है? वाट लगा दें। वाट लगाना जरूरी नहीं, तो आपकी वाट लग जाएगी, है ना। वाट लगाएंगे, सबसे पहला इसका काम खत्म कर देते हैं, वाट। ठीक है, ये वाट लगा दिया हमने। बनाने का तरीका वैसा ही है जैसा ऊपर हमने वाक्य बनाया है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे यूज करना है, ये यू मतलब तुम, इसके आगे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव, भले वाट लगा हो या ना लगा हो, हेल्पिंग वर्ब आगे ही लगेगी। किसके? सब्जेक्ट के। तो ये यू के आगे ही सब्जेक्ट, मतलब यू के आगे ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। लग गई हेल्पिंग वर्ब। और ये करना, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? डू। इसको भी डू बोलते हैं, करना। व्हाट डू यू डू? तुम क्या करते करो।